हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और पेपर का नाम है हमारा बेसिक ऑफ बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन के आधारभूत तत्व, जो कि आपका इलेक्टिव एवं जेनरिक है, ऑप्शनल है फॉर द वेरियस स्ट्रीम्स बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीएसडब्ल्यू, बीजेएमसी, बीबीए, बीसीए, बी लॉ फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का पेपर है, जो कि जुलाई अगस्त 2024 में कंडक्ट हुआ था। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ पेपर डिस्कस करने का रीजन ये है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम पेपर को जो है एग्जामिनेशन से पहले एक बार सॉल्व करें। बिकॉज जो तैयारी हमने की है, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तब हमें ये जानकारी हो जाती है कि हमारे उस सब्जेक्ट की तैयारी कितनी है, तो हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, यस वी कैन सॉल्व द पेपर। दूसरा, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं और यदि हमने 2-3 ईयर्स के या फिर उससे भी ज्यादा ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके के टॉपिक्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट आर इम्पोर्टेंट। तो उस हिसाब से आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है कि हाँ, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जो पेपर है आप कोशिश कीजिए कि कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो पाते हैं, लेकिन कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर तो आप सॉल्व करिए आपके एग्जामिनेशन से पहले। सो लेट्स बिगिन। 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 70, मिनिमम मार्क्स जो है 25 जो है आपके पासिंग मार्क्स हैं। नोट दिया हुआ है, तो नोट जो है हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ईच सेक्शन इज कंपल्सरी, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज शोन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है अभी हमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। द ब्लाइंड स्टूडेंट्स विल बी गिवन 60 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम। यूनिवर्सिटी हैज ऑल राइट्स टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। यूनिवर्सिटी के पास पूरा पूरा राइट है कि वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं। यूजली ऐसा नहीं होता है, कुछ स्पेशल केस होगा तो ही आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होंगे। ओके, सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन पेपर। और सबसे पहला सेक्शन ए हमारे सामने दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं हिंदी में। और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम के क्वेश्चंस को पढ़ें, ताकि जो है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों को ही क्वेश्चन पेपर समझ में आए। और हम ये रफली आइडिया लेंगे कौन से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे गए थे और उनका क्या प्रोबेबली सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्यवसाय में शामिल है, बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक सर्विस। तो बिजनेस में ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं, व्यापार, उद्योग, आर्थिक सेवाएं। तो ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं। जैसे कि आपने बिजनेस स्टडीज की तैयारी की है, तो आप इसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए पूरे ऑब्जेक्टिव्स, और फिर जो है उसको रिज्यूम करके चेक कर लीजिए कि आपने उसको सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो इससे आपको आपकी तैयारी भी पता रहेगी। फिर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सोल प्रोपराइटरशिप। एकाकी स्वामित्व में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो सोल प्रोपराइटरशिप यानी सिंगल ट्रेडरशिप, एक पर्सन जब बिजनेस करता है उसे हम सोल प्रोपराइटरशिप या एकाकी स्वामित्व व्यापार कहते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने रहेंगे? 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब आते हैं थर्ड पे, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेफरेंस ऑफ इंडिया इज। भारत के संदर्भ में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा है अननेसेसरी, अनावश्यक है कि आवश्यक है, नेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी, या फिर वेस्टेज ऑफ मनी, धन की बर्बादी। तो CSR एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है, क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ये आपके कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेसेसरी है, आवश्यक है इन रेफरेंस टू इंडिया। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कंपनी को जो है मिनिमम प्रॉफिट का परसेंटेज जो है सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, आवश्यक है। फोर्थ, विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग व्यवसाय में बैंक के अस्तित्व की दृष्टि से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तरलता, सेफ्टी, सुरक्षा, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, की ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी चीजें जो हैं बैंकिंग बिजनेस में, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो बैंकिंग बिजनेस जो है फ्लरिश करेगा, सेफ्टी तो रिक्वायर्ड है, तभी जो है कस्टमर जो है फंड्स जो है सेव करेंगे आपकी बैंक में। लिक्विडिटी, तरलता होना चाहिए, यानी कैश फ्लोस एंड इनफ्लोस एंड आउटफ्लो होना चाहिए कैश का। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट।
फिर फिफ्थ, द मेन फीचर ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की विशेषता है मेथड ऑफ असर्टनिंग लॉस, हानि को निश्चित करने की विधि। ऑब्वियसली हम ये कोशिश करते हैं कि कितना लॉस हो सकता है प्रोबेबल में, इसलिए ही हम इंश्योरेंस करवाते हैं कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है तो उसके लिए हम पहले से ही एक अरेंजमेंट करके रखते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क, एक तरीके से हम अपनी रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर करते हैं। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रिस्क, तो ऑल ऑफ अबव ये बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर है डी। जोखिम से सुरक्षा भी चाहते हैं, जोखिम अंतरण की विधि भी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिलीफ अगेंस्ट इन्वेस्टर प्रॉब्लम्स में बी सॉट फ्रॉम, पीड़ित निवेशक निम्न में से निवारण प्राप्त कर सकते हैं, किसके पास जा सकते हैं इन्वेस्टर्स जब उन्हें कुछ रिलीफ चाहिए? तो सेबी के पास जा सकते हैं, कि द कंपनी कंसर्न, की कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, के ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है किस तरीके के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसकी, कि बैंकिंग इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं कुछ अलग। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ अबव जो है वो सही होना चाहिए। और यदि हम सिर्फ एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बात हो रही है, तो उसका आंसर जो है फिर से भी आना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मैक्सिमम केस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि कंपनी का यदि प्रॉब्लम छोटा है कुछ इन्वेस्टर से रिलेटेड तो वो कंपनी कंसर्न के पास चला जाएगा, है ना, अदर देन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स के अलावा भी तो कंपनी रहती है। ओके, दैट मीन्स इन्वेस्टर्स जो हैं शेयर्स के अलावा भी इन्वेस्ट करते हैं, आई मीन टू से दैट। कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जा सकते हैं यदि कुछ उस तरीके का इश्यू है, सेबी प्लस, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। और नेक्स्ट अल्टरनेटिव हम सेबी चूज करेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी पे, दैट इज लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इसकी मार्किंग दी हुई है दोस्तों, दैट इज 5 into 8, यानी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको और 8 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, यानी आपको अच्छी खासी डीलिंग करके आनी है। 40 मार्क्स जो है इसमें से आप गेन कर पाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोशिश यही करनी है क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपको उसका आइडिया हो या नहीं हो। यहाँ इतना ज्यादा नहीं लिखना है कि लास्ट में आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए, ये प्रयास नहीं करना है। पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए जब भी आप पेपर देने जाते हैं, और उसमें आप ये एस्टिमेट कर लीजिए कि कितने समय में लगभग आपको कौन सा सेक्शन खत्म करना है, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि इतने समय में आपका पेपर हो जाना चाहिए, ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। ओके, अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यापार की क्या सामाजिक महत्व है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जिसमें एक सिंगल पर्सन जो है बिजनेस ऑपरेट करता है, तो डेफिनेटली ही कैन कंट्रोल वेरी नाइसली, एक सिंगल पर्सन कंट्रोल कर रहा है तो अच्छे से वो कंट्रोल कर पाएगा, ये उसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा सिंप्लिसिटी रहती है, एक ही पर्सन है तो अपने हिसाब से उसको जो भी बिजनेस का कंसेप्ट रखना है उस हिसाब से करके और वो जो है आगे बढ़ सकता है। ये सेकंड हम ऊपर लिख दिया अपन ने। फिर आते हैं हम 1 कर देते हैं, इसको 0 1 कर देते हैं, 1 एंड नाउ सेकंड। इसके अलावा यदि हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो इट इज हेल्पफुल कि आपकी जितने भी डाटा या इंफॉर्मेशन रहती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बनी रहती है, इधर से उधर आपकी बातें इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। ओके, यस। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रॉफिट रिटेंशन, प्रॉफिट जितना भी होगा वो सिंगल पर्सन का ही बिजनेस है तो उसी के पास जाएगा, तो प्रॉफिट रिटेंशन रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा यदि देखें तो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बिजनेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है तो उसकी एक लिमिट होगी, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं जाएगा, तो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स हम कह सकते हैं। इसका एक और यूटिलिटी ये है कि इसमें आप आपके कस्टमर से जो है ऑनर का जो है पर्सनल कांटेक्ट बना हुआ रहता है, बिकॉज ही इज द सोल पर्सन टू मैनेज द बिजनेस, तो यहाँ पे जो है पर्सनल कांटेक्ट भी बना हुआ रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसी के ही और में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए। तो ये अगेन हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, प्राइवेट कंपनी शॉर्ट में लिखते हैं एंड पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्राइवेट कंपनी में जो है, यहाँ पे कभी भी डिफरेंस दोस्तों यदि आपको एग्जामिनेशन में आता है तो यहाँ पे हम बेसिस ऑफ डिफरेंस हमेशा लिखेंगे, चाहे आपकी बुक में दिया हुआ हो नहीं दिया हुआ हो, बट स्टिल हम हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड लिमिटेड,
तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आपको वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मिलेगा, इस तरीके से उसके पीछे लिखा हुआ जो भी नाम रहेगा। सपोज हम बात करें अवनी लिमिटेड लिखा है यदि, तो वो पब्लिक कंपनी होगी, लेकिन अवनी प्राइवेट लिमिटेड तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, और यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिमिटेड मिलेगा। ओके, फिर बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो नंबर ऑफ मेंबर्स की तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है 2 मेंबर्स रहते हैं, और मैक्सिमम जो है 200 मेंबर्स हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम जो है 7 मेंबर्स से जो है पब्लिक कंपनी फॉर्म हो सकती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। यस, नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोस्पेक्टस इशू करना किसके लिए जो है कंपलसरी रहता है, तो प्राइवेट कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस नहीं भी इशू करेगी तो चल जाएगा, बट पब्लिक कंपनी को जो है प्रोस्पेक्टस इशू करना है, उसके बाद ही वो जो है अपना बिजनेस जो है कमेंस कर सकते हैं। देन कम्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो है डॉक्यूमेंट्स में जो है बनाना कंपलसरी रहेगा कि नहीं, तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो है डेफिनेटली स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रिक्वायर्ड है, और पब्लिक कंपनी यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो ठीक है, और नहीं बनाती है तो टेबल एफ में मिनिमम गाइडलाइंस दी हुई है, उससे जो है काम चल सकता है। इसके अलावा यदि हम देखें डिफरेंसेस कुछ, तो यस डायरेक्टर्स के नंबर्स देख लेते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे 2 रहते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं इन द प्राइवेट कंपनी, और यहाँ पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम अगेन 15 मेंबर्स डायरेक्टर्स रह सकते हैं इन द पब्लिक कंपनी। ये है हमारी प्राइवेट कंपनी और ये है हमारी पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, हमने शॉर्ट में डिस्कस किए हैं, डिटेल में ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे। फिर आगे बात करें यदि हम, एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, व्यापार में नैतिकता के विभिन्न तत्वों को समझाइए। अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है, जैसे हम मॉरल एथिक्स की बात करें तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, वैसे ही आपके बिजनेस के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो आ जाएगा आपका CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, यानी आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसका कुछ परसेंटेज, जैसे कि बोला जाता है कि कम से कम प्रॉफिट का 2% तो होना चाहिए जो आप सोसाइटी को समर्पित करें, मतलब सोसाइटी के लिए इन्वेस्ट करें। फिर उसमें हो सकता है कि आप एम्प्लॉयज के लिए जो है कुछ आपने उनको बेनिफिट्स दे दिए कि उनके बच्चों की स्कूल की फीस पे कर दी, या उन बच्चों के लिए जो है आपने स्टेशनरी प्रोवाइड कर दी, या उनको रहने के लिए जो है आपने घर प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं इन द CSR। बिजनेस एथिक्स में दूसरी चीज आती है कि आपके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि जो है कुछ भी इलीगल चीजें न हो। ठीक है, लॉयल्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टली अपना काम किया जाना चाहिए। दूसरा, बिजनेस जो है अकाउंटेबल, जवाबदाही होना चाहिए, यदि कुछ गलत होता है तो उसके लिए वो जवाबदाही होना चाहिए। तो ये कुछ बिजनेस एथिक्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो एक बिजनेस में होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसी के और में एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है। तो जैसे अभी हमने एक एलिमेंट है बिजनेस एथिक्स का CSR, और CSR अगेन क्वेश्चन आ गया, हमने ऑब्जेक्टिव भी देखा था। तो CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर कंपनी को जो है अपने प्रॉफिट का मिनिमम 2% जो है एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की हेल्प के लिए, यानी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो है उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और ये जो है अपनी बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं। रतन टाटा जी जो है, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ CSR एक्टिविटीज में, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी, एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब आगे बात करें, थर्ड क्वेश्चन कौन सा आया है, तो व्हाट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, राइट इन ब्रीफ, चालू खाता एवं बचत खाता संक्षेप में लिख दिया। तो बैंक्स जो है हमें ऑप्शन देती है अलग अलग अकाउंट्स ओपन करने के लिए, अलग अलग सुविधा के हिसाब से। तो यहाँ पे आपसे 2 अकाउंट पूछे गए हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट में डिफरेंस ये है कि सेविंग बैंक जो है हर इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स को, छोटी छोटी सेविंग्स को एक अकाउंट में जमा करके रख सकते हैं, जिसपे मिनिमम इंटरेस्ट जो है 2 से 2.5% या 2.7 तक इंटरेस्ट रेट जो है आपको मिलता है।
ठीक है, उसको आप एक समय के बाद जब आपका मन करे आप तब निकाल सकते हैं एक अंतराल के बाद। करंट अकाउंट यूजली जो है बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं, क्योंकि यदि ट्रांजेक्शन रेगुलर आपको निकालना है, किसी के अकाउंट में डालना है, बार बार अगर फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इसके लिए बैंक फैसिलिटी देती है बिजनेसमैन को कि आप करंट अकाउंट खोल लीजिए और उसका आदान प्रदान कीजिए। एक फैसिलिटी दे रहा है जिसपे इंटरेस्ट रेट या न ही रहता है, और रहता भी होगा तो एक आधी परसेंट कुछ रहता होगा करंट अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट। और सेविंग जो है हर इंडिविजुअल यूजली करता है, इट इज फॉर द सैलरीड पर्सन। और करंट अकाउंट जो है यूजली बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं फॉर द डेली ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके अलावा एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, अब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एफडी आरडी अकाउंट भी होता है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है आपसे एफडी आरडी के बारे में पूछ लिया जाए। तो जब आप ऐसी प्रिपरेशन करते हैं, तो जैसे कि आपने करंट अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट पढ़ा, तो इसकी तैयारी तो हो गई आपकी। साइड में आपको ऑप्शन जो दिख रहा है कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें छोटी छोटी टिप्स लेना चाहिए ताकि जो है हम एक अच्छे तरीके से पेपर दे पाए। ओके, आगे, नगद साख एवं ऋण में कोई चार अंतर बताइए। एक्सप्लेन एनी फोर डिफरेंसेस इन कैश क्रेडिट एंड लोन। अब दोस्तों, कैश क्रेडिट यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसी लिमिट कहा जाता है। सीसी लिमिट एक तरीके की शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है जो बैंक जो है अपने कस्टमर को देता है। यूजली बिजनेसमैन जो है सीसी लिमिट लेते हैं इससे बैंक से, कि उनको एक लिमिट दी जाती है। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक ने सीसी लिमिट किसी बिजनेसमैन को दी है 2 लाख रुपीज। दैट मीन्स वो 2 लाख रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे उनके अकाउंट में उतने पैसे हो चाहे नहीं हो। ये होती है उनकी सीसी लिमिट। और उस पे जो है एक परसेंटेज से इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। बैंक तो अपनी कमीशन तो लेगी, छोड़ेगी किसी में नहीं। ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटी है बैंक की तरफ से टू द कस्टमर। और वहीं लोन यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जिसपे आपको इंटरेस्ट के साथ जो है प्रिंसिपल अमाउंट वापस देना होता है इन द वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। और इंस्टॉलमेंट्स की डेट भी आपकी फिक्स रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईएमआई, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो आपकी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सामान्य अनुबंध एवं बीमा अनुबंध में क्या। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रॉड लेवल पे हो गया, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिटवीन 2 पर्सन। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो किसी का घर बना रहा है ऑनर का, उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम जो है आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको लेबर भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि they will provide all the facility and it is directly between the person and the supplier. Okay, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करें, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर कंपनी एंड इंश्योरर। जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है किसी सर्विस के लिए, कि फ्यूचर में ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है और इसका लॉस हो रहा है, तो उसकी रिकवरी या उसकी रिस्क कवर हो पाए, इसलिए वो इंश्योरेंस किया जाता है। दैट इज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम कह सकते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इट इज एन लिमिटेड क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है इंश्योरेंस करवा दिया है कि कार रिपेयर के लिए, सपोज कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आपकी कार का नुकसान हो जाता है, यानी व्हीकल इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, तो फ्यूचर में ऐसा कोई इवेंट होता है जिससे एक्सीडेंट होता है, तो वो जो है रिकवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो जाएगी। अब कार इज द थर्ड आइटम, और ये किसके बीच में हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी और जिसकी कार है उसके बीच में। और वो इंश्योरेंस कंपनी किसकी रिकवरी करेगी, यूर एक तरीके से ये तीसरी पार्टी जो है इन्वॉल्व है, हम कह सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द राइट अ शॉर्ट नोट और का क्वेश्चन ऑन द यूटिलिटी ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा की उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है मदद करता है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बिकॉज किसी भी कारण से कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है लाइफ में एंड देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ एनी ऑफ द मेंबर, तो वहां पे लाइफ इंश्योरेंस यदि हमारा है तो फैमिली की सेफ्टी हो जाती है सबसे पहले तो। बिकॉज सपोज इफ देयर इज एन अर्निंग पर्सन और कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण यदि उनकी ही डेथ हो जाती है और इंश्योरेंस किया हुआ है, तो आपकी फैमिली की सेफ्टी सिक्योर हो जाएगी, बिकॉज यू विल गेट द इंश्योरेंस कवर। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें
तो ये आपको मदद करती है टू पे ऑफ द डेट्स, जो भी आपने डेट्स लिए होंगे, आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे या इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होंगे वो सभी कवर होते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस में, यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है। नेक्स्ट कम टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार में अंतर बताइए। तो प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है शेयर्स को जो है बेचा जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, इट इज द फर्स्ट टाइम परचेज। और सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज का लेन देन होता रहता है, दैट इज व्हाई इट्स नेम्ड एज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये हो गया उसका बेसिक डिफरेंस। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी, तो ये जो है सूचकांक है, इंडेक्स है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स जो है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का सूचकांक है, और निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का सूचकांक है। निफ्टी में 30 कंपनी, सॉरी निफ्टी 50 के नाम से इसको जानते हैं। तो निफ्टी 50 का मतलब ये होता है इस निफ्टी में 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं जिनका स्टॉक यानी उनके शेयर्स की प्राइस जो है। और सेंसेक्स में जो है 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब आता है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 2 into 12, यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, 24 मार्क्स आपको इस सेक्शन में से मिले। ये भी बढ़िया है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। What factors should be considered by a businessman while choosing a particular form of business organization? व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन करते हुए समय एवं एक व्यवसायी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको किस तरीके का बिजनेस ओपन करना है, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी खोलना है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, तो कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, है ना। सेकेंड, यदि हम बात करें कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना पैसा लगेगा और आपके पास कितना है, किस तरीके से अरेंज करेंगे उन चीजों पे। यदि आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल है और ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते, आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, तो फिर जो है आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है आपको थोड़ा सा उससे बड़े लेवल पे करना है, तो फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस पे जा सकते हैं। रिस्क आप कितनी लेते हैं, ये एक फैक्टर है, एक ये एलिमेंट है, एक ये प्रारूप है कि रिस्क कैपेसिटी कितनी है। यदि आप में बहुत ज्यादा रिस्क को लेने की संभावना आप में नहीं है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए। आपको लगता है कि यस कोई साथ में रहेगा तो हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, तो आप पार्टनरशिप चूज कर सकते हैं। और आपको लगता है आपको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बिजनेस करना है, तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है चूज कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, आपको ऐसा लगता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा आप बियर नहीं कर पाएंगे, देन यू शुड गो फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस, और आपको लगता है कि इट इज ओके, तो जो है आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो लीगल फॉर्मेलिटीज लिख लीजिए। फिर जो है आप लिख सकते हैं टैक्स बेनिफिट लिख सकते हैं, टैक्सेस एंड इंफॉर्मेशन, आपको यदि वेरियस टैक्सेस को आप पे कर पाएंगे और सब कुछ आप समझ पाएंगे लीगल लेवल पे, तो देन इट ऑल्सो ओके। आगे देखें, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसआर। ऑलरेडी हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी आया है, शॉर्ट आंसर में भी और अब लॉन्ग आंसर में भी। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसआर। सीएसआर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, बिकॉज वो उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्रांड वैल्यू जो है, ब्रांड इमेज जो है बनाए रखता है। आपकी कंपनी की इमेज अच्छी होती है कि हाँ इन्होंने सीएसआर में इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आपके एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बढ़ता है क्योंकि उसका ट्रस्ट बढ़ता है ना कि यस ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे लिए, कंपनी जो है हमारे लिए भी सोचती है, सोसाइटी के लिए सोचती है, तो उनकी जो है कंपनी एम्प्लॉय का जो है, सॉरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ये होती है कि आपके कस्टमर जो है रिटेंशन रहता है, कस्टमर का, कस्टमर बने रहते हैं क्योंकि आप एक वैल्यूएबल कंपनी, ट्रस्टफुल कंपनी होते हैं, तो कस्टमर्स जो हैं आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या कम्युनिटीज जो हैं आपसे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपने एक अपनी अच्छी गुडविल बनाई हुई होती है, तो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, जो कि ग्लोबल लेवल पे आपकी पोजीशन अच्छी बनती है। तो दिस आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसआर। फिर डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। कमर्शियल बैंक के फीचर्स को यदि डिस्कस करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि बैंकिंग क्या काम करती है। तो आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेगी,
ओके। इसके बाद जो है आपको लोन देने में मदद करेगी, ठीक है, आपको लोन देगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी, यानी जितना अमाउंट में आपको कुछ छोटे समय के लिए आपके अकाउंट में उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, उससे ज्यादा से आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो फैसिलिटी जो है बैंकिंग में आपको मिल सकती है। नेट बैंकिंग की फैसिलिटी कि आप घर बैठे बैठे आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। नेट बैंकिंग बहुत बड़े लेवल पे हो गया है, जिसमें हमने नेफ्ट, आरटीजीएस बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 12 मार्क्स में आप इसमें बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, बैंक को एक्सप्लेन करो, उसके फंक्शंस को बहुत डिटेल में आप लिख सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग को या फ्लरिश करके बहुत ज्यादा इसमें डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आप वेरियस तरीके के अकाउंट्स जो है खोल सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, आपका करंट अकाउंट हो गया, और हम क्या कह सकते हैं, एफडी, आरडी, इस तरीके से। लॉकर फैसिलिटी जो है बैंक आपको देती है। तो इस तरीके से देर आर वेरियस फीचर्स जो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूजली कोशिश हमें ये करनी चाहिए, जब क्वेश्चन जो है ज्यादा नंबर का आता है, जैसे कि यहाँ पे 12 नंबर का है, तो जिसमें ज्यादा पॉइंट्स बन सके उन क्वेश्चंस को चूज करना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक कहीं ना कहीं आप सेफ्टी बिल्टअप करते हैं, है ना, और जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले रहते हैं उसके लिए आप सिक्योर हो जाते हैं एक तरीके से। दिस आर द बेनिफिट हम कह सकते हैं। और इस हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट की यदि हम बात करें तो प्रोटेक्शन हो जाएगा आपका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोई अनएक्सपेक्टेड आपका क्या हो रहा है, मेडिकल एक्सपेंस आ जा रहा है ना, अचानक से कोई बीमारी आ गई, कोई विचित्र ही बीमारी आ गई, लेकिन आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है तो इट विल बी कवर्ड इन दैट अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आपको जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, तो टैक्स बेनिफिट फैसिलिटी। सबसे अच्छी बात ये होती है जब हम किसी भी तरीके का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक सुकून मिल जाता है कि आपको फ्यूचर में ऐसा कोई टेंशन वाली चीज नहीं रहती है। आपका इंश्योरेंस लिया है तो उस पर्टिकुलर लॉस की रिकवरी हो जाती है, तो आपको पीस ऑफ माइंड जो है वो मिल जाता है। और इसके अलावा यदि हम लिखना चाहें तो हेल्थ इंश्योरेंस का ताल्लुकात पूरा पूरा आपका मेडिकल केयर से होता है, तो मेडिकल केयर होता है। तो ये कुछ बातें जो हैं हमने डिस्कस करी रिगार्डिंग द हेल्थ इंश्योरेंस। फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल कोष के लाभ समझाइए। तो म्यूचुअल फंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो है, आई पर्सनली लाइक द फीचर ऑफ, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो है, मतलब खास चीज जो है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। और ये पर्सनली मुझे म्यूचुअल फंड की ये बात बहुत अच्छी लगती है। डाइवर्सिफिकेशन यानी इसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत जगह डाइवर्सिफाई होता है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, तो यदि कोई एक कंपनी का नुकसान होता है तो आपका पूरा पैसा बर्बाद नहीं होता है, बाकी के पैसे जो है स्टिल एज एन इन्वेस्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये बेनिफिट है इसका जो सबसे सही चीज है। फिर इसमें जो है आप एसआईपी कर सकते हैं, एक इसमें ऑप्शन रहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका छोटा छोटा अमाउंट को जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। चलो आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, आपने 500 से इनिशिएट किया कि हर मंथली आपको 500 रुपए कंट्रीब्यूट करना है और इंटरेस्ट रेट जो है आपको अच्छा मिलता है, तो ये एक अच्छा है। एसआईपी जैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे ही एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपको पता है कि आज से 20 साल के बाद जो है आपको इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए, ये आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, एक समय से 20 साल पहले से ही कुछ अमाउंट 500, 1000 जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें वो करेंगे, और उस पर्टिकुलर डेट पे सिस्टमेटिक आपको पता रहेगा कि इतना पैसा जो है मुझे वापस विड्रॉल हो जाएगा, लगभग अमाउंट आपके पास रहेगा उतना। तो ये एक उसकी बहुत ही अच्छी चीज है। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज से रिस्क कम रहता है, शेयर्स की अपेक्षा इसकी रिस्क जो है वो कम रहती है, हम कह सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ओके, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, टैक्स बेनिफिट का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो दिस आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और इस ये क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए, जो अभी जुलाई अगस्त 2024 में एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चंस देखिए, पर्टिकुलरली आंसर्स की डीलिंग्स भी हमने डिस्कस की है कि किस तरीके की इसमें डीलिंग हो सकती है। क्वेश्चन को जो है जब आप सॉल्व करेंगे, इफ एनी doubt is there, so definitely you may ask in the comment section.
एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट अस विद दिस। थैंक यू, और फिर मिलते हैं हम किसी नए सेशन में।